4 जुलाई 1969 को ठीक 3:55 बजे एक भयानक 911 कॉल वैले जो कैलिफोर्निया में रहने वाले निवासियों के लिए एक ठंडक की भावना पैदा करती है। कॉलर को एक गोली की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक युवा जोड़े के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उनकी कार फूथिल बुलेवार्ड के पास नापा नदी के पास खाली छोड़ दी गई है, जिस पर एक रहस्यमय संदेश लिखा हुआ है। संदेश पढ़ता है, वह फिर से मारता है और फिर से और फिर से। पीड़ित डेविड फाराडे और बेटी लू जेनसेन केवल किशोर हैं और उनके जीवन जल्द ही सबसे भयंकर तरीके से मिट जाएंगे। सूरज वैले जो के शांत शहर पर उगता है, दृश्य एक हॉरर मूवी की तरह खुलता है। हवा अभी भी शांत है, तनावपूर्ण है। एक पूल ऑफ ब्लड सड़क पर फैला हुआ है, जैसे कि एक लाल रिबन जो एक घृणित खोज की ओर एक लाल रिबन की तरह जाता है। खाली कार एक 1968 स्टुडेबेकर एक कब्र की तरह बैठी है, एक भयानक रात में हुई रात की याद दिलाती है। क्षेत्र के आसपास के पेड़ जैसे हवा को रहस्यों को छुपाने के लिए शामिल हैं, जैसे कि प्रेतनाशकों के सामने सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड फाराडे का जीवनहीन शरीर ट्रंक के खिलाफ झुका हुआ है, एक सिर के एक बुलेट घाव, एक ठंडी गणनात्मक निष्पक्षता। उसकी गर्लफ्रेंड बेटी लू कुछ फीट दूर है, उसका शरीर बक्सेट के साथ भरा हुआ है, एक क्रूर अनात्मा हत्या। किलर की सटीकता भयानक है, दया की कमी और भी भयानक है। पीड़ितों की निर्दोषता टूट जाती है, उनके युवा जीवन को क्रूर तरीके से मार दिया जाता है। यह एक दृश्य है जो जांचकर्ताओं के लिए कई वर्षों तक आत्मसात हो जाएगा। गवाहों ने गोली की आवाज सुनी, जिसके बाद एक कार की गति से भागने की आवाज सुनी। कुछ लोगों ने देखा है कि एक व्यक्ति दृश्य से भाग रहा है, जबकि अन्य एक संदिग्ध व्यक्ति को छाया में खड़ा देखते हैं। 911 कॉलर की भयानक आवाज अभी भी उन लोगों के दिमाग में गूंजती है जिन्होंने कॉल को प्राप्त किया है। कॉलर की पहचान एक रहस्य बनी हुई है, एक छाया में एक छिपी हुई आकृति। केवल एक संदेश छोड़ दिया गया है जो कार पर लिखा हुआ है, एक भयानक वादा जो आगे आने की बात करता है। हम आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं। क्या आप एक सच्ची अपराधी के प्रशंसक हैं या बस रुचि रखते हैं? हमें आपके लिए एक कहानी है। प्रसिद्ध हत्यारों से लेकर चौंकाने वाले ठंडे मामलों तक हम आपको मानव मन के अंधेरे गलियारों में एक यात्रा पर ले जाएंगे। तो आइए शुरू करें। मुझे आपको इस कहानी की शुरुआत की ओर ले जाने दो। यह एक यात्रा है जो हमें उत्तरी कैलिफोर्निया के मेन स्ट्रीट्स में 1960 के दशक के अंत में ले जाएगी। हम पीड़ितों से, जांचकर्ताओं और किलर से मिलेंगे जो एक मास्टरमाइंड है जो मामले को बंद होने के बाद भी हमें दहाड़ मारता रहेगा। हम जांच के साक्ष्य, प्रेरणा और संभावित संदिग्धों का विश्लेषण करेंगे, जैसे कि हम जासूसी की रहस्यमय की खोज करते हैं। जासूसी के शुरुआती दिनों से लेकर किलर की गिरफ्तारी तक हम आपको एक रोलर कोस्टर की सवारी पर ले जाएंगे। बकल अप लोग, यह जल्द ही वास्तविक हो जाएगा। जासूसी का नाम ज़ोडियाक किलर एक शैतान का जन्म है जो अपने पीछे मृत्यु और विनाश का एक ट्रेल छोड़ देता है। हम उस घटनाओं की खोज करेंगे जो उसकी पहली हत्या की ओर ले जाती हैं, और जैसे कि समुदाय ने उसके बाद के श्रृंखला की हत्याओं के प्रति प्रतिक्रिया दी। जासूसी के शुरुआती दिनों से लेकर किलर की गिरफ्तारी तक हम आपको एक रोलर कोस्टर की सवार। ज़ोडियाक किलर केस के केंद्रीय पात्र एक व्यक्ति है जो दशकों बाद भी रहस्य में डूबा रहेगा। उनका नाम आज भी अनजान है,
हालांकि कई व्यक्तियों को संदिग्ध प्रतिभागी के रूप में पहचाना और जांच की गई है। वह उत्तरी कैलिफोर्निया में रहते हुए एक सक्रिय सदस्य थे, एक नौकरी और एक परिवार के साथ। वह स्थानीय गैरेज में काम करते थे और उनके लिए दोस्ताना और स्वीकार्य होने के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार को लगता था कि वह एक समर्पित पति और पिता हैं। यह दिखने में एक सामान्य परिवार का पुरुष जो अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और शिकार और मछली पकड़ने जैसे शौक में व्यस्त रहता था। जिन्होंने उन्हें जानते थे ने उन्हें शांत, संरक्षित और बुद्धिमान बताया। वह एक जिज्ञासु पाठक थे और विज्ञान और गणित में एक मजबूत रुचि रखते थे। उनके समुदाय में कई लोगों ने उन्हें अपने जमीनी स्वभाव और सहायता करने की इच्छा के कारण पसंद किया और संबंधित पाया। वह एक कठिन काम करने वाले थे और उनके सहयोगियों द्वारा सम्मानित थे। उनके सामान्य उपस्थिति और व्यवहार के बावजूद यह व्यक्ति एक अंधकारमय और पापी पक्ष का साथी था जो अंततः उजागर होगा। जिन्होंने उन्हें सबसे अच्छी तरह से जानते थे ने उन्हें शांत और आत्मसम्मोहित बताया, अक्सर अपने विचारों में खो जाते थे। वह एक लोनर थे और कुछ करीबी दोस्तों के साथ थे, लेकिन उनके जान पहचान वाले लोगों ने उन्हें पसंद किया। उन्हें एक मजबूत भावना थी और वह जो कुछ भी कर रहे थे उसकी रक्षा करने के लिए भयंकर थे। वह एक जिज्ञासु थे, यहाँ तक कि जिन्होंने उन्हें जानते थे उनके परिवार के साथ विशेष रूप से करीबी थे और उनकी पत्नी ने उन्हें प्यार किया और उन्हें पूर्णकालिक पति मानते थे। उन्होंने अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ भी एक करीबी संबंध बनाया था, जिन्होंने उन पर पूरी तरह से विश्वास किया। हालांकि महीनों के बाद उन्होंने बदलना शुरू किया, बढ़ते हुए वापसी और अलगाव में। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कुछ बदल गया है, लेकिन किसी को नहीं पता था क्या यह बदलाव को ट्रिगर किया था और यह कैसे उत्तरी कैलिफोर्निया की सड़कों पर आतंक का शासन करेगा। 20 दिसंबर 1968 को लगभग 9:45 बजे कैलिफोर्निया के छोटे से शहर बेनिसिया में एक भयानक दृश्य खुलासा हुआ। मौसम शांत था, तापमान लगभग 48 डिग्री फ़ारेनहाइट था। सड़कें शांत थीं, केवल कुछ गुजरते हुए कारों ने अंधकार को चमकाया। माइकल मेजियू, एक 19 वर्षीय पेट्रोल पंप का कर्मचारी, और उनकी गर्लफ्रेंड डार्लिन फेरिन, एक 22 वर्षीय वेट्रेस, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पेट्रोल पंप को बंद करने के लिए थे। उनकी बातचीत को एक भयंकर, हिलाने वाली आवाज ने उनकी भाग्य को सील कर दिया। करीबी क्राइम के घंटों के दौरान माइकल और डार्लिन ने शाम को एक रोमांटिक डिनर और टेलीविजन शो देखने के साथ एक सुंदर शाम बिताई थी। जब वे अपना शिफ्ट समाप्त करने के बाद अपने कार की ओर चले गए तो उन्होंने एक संदिग्ध कार को देखा जिसे शाम के दौरान पहले ही देखा गया था। कार के सवारों को देखा नहीं गए, या जिससे अनिश्चितता का वातावरण बन गया। चेतावनी के बावजूद माइकल और डार्लिन ने भावना को खारिज कर दिया, सोचते हुए कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी। उनके जीवन को एक तेजी से मोड़ लेने के बारे में उन्हें अनजान था। जब जोड़ा अपनी कार की ओर चला गया, जो एक छोटी दूरी पर पार्क की गई थी, तो एक अंधेरे आकार ने छायाओं से निकलकर एक बड़े हैंडगन को लेकर आया। हत्यारा, जिसे बाद में ज़ोडियाक किलर के नाम से जाना जाता था, ने उन्हें एक संकेत दिया, अपने हथियार से 3 गोलियां दागीं। माइकल ने अपनी जान बचाई, लेकिन गंभीर चोटें लगीं, जबकि डार्लिन की स्थिति बहुत अधिक गंभीर थी और वह अस्पताल में पहुंचने के कुछ मिनटों बाद ही अपनी चोटों से मर गई। हत्यारा फिर से दृश्य से भाग गया, एक रहस्यमय संदेश छोड़कर जो उनके मोड़ोपरा का एक प्रमुख विशेषता बन गया। यह अपराध का सबसे चौंकाने वाला विवरण यह था कि माइकल, जिसने अपनी जान बचाई, को पीछे में गोली मारी गई थी,
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह जीवित रहा। डार्लिन की स्थिति बहुत अधिक गंभीर थी और वह अस्पताल में पहुंचने के कुछ मिनटों बाद ही मर गई। जैसे ही जांचकर्ता सबूतों को इकट्ठा करने लगे, वे हमले की रैंडमनेस और ब्रुटैलिटी से चकित हो गए। जोडियाक किलर की जानबूझकर मानव जीवन के प्रति उपेक्षा ने उनके अपराधों का एक प्रमुख विशेषता बन गया। इस अत्याचार की जांच शुरू होने के साथ ही हत्यारा अभी भी लापता था और फिर से हमला करने के लिए तैयार था। माइकल, जिसने अपनी जान बचाई, को पीछे में गोली मारी गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह जीवित रहा। डार्लिन की स्थिति बहुत अधिक गंभीर थी और वह अस्पताल में पहुंचने के कुछ मिनटों बाद ही मर गई। जैसे ही जांचकर्ता सबूतों को इकट्ठा करने लगे, वे हमले की रैंडमनेस और ब्रुटैलिटी से चकित हो गए। जोडियाक किलर की जानबूझकर मानव जीवन के प्रति उपेक्षा ने उनके अपराधों का एक प्रमुख विशेषता बन गया। इस अत्याचार की जांच शुरू होने के साथ ही हत्यारा अभी भी लापता था और फिर से हमला करने के लिए तैयार था। जांचकर्ताओं ने इस अत्याचार की जांच शुरू की, लेकिन हत्यारा अभी भी लापता था। जांचकर्ताओं को यह जानने के लिए कि यह हमला एक लक्षित हमला था या एक अनजान हमला, उन्हें काफी कुछ पता नहीं था। पुलिस ने पहली बार 31 जुलाई 1969 को जासूसी के लिए एक रहस्यमय पत्र प्राप्त किया, जिसमें पॉल स्टाइन की हत्या के लिए जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। पत्र सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा गया था और इसमें स्टाइन की शर्ट का एक टुकड़ा, एक खूनी हैंकी और एक सिफर शामिल था। यह शुरुआती पत्र जासूसी के लिए जासूसी के मोडस ऑपरेंडी का एक प्रतीक बन गया। पुलिस ने शुरू में पत्र की वास्तविकता के बारे में संदेह किया, लेकिन जल्द ही यह पता चला कि वे एक सोच विचार करने वाले और चतुर हत्यारे के साथ निपट रहे हैं। पॉल स्टाइन की हत्या की जांच एक प्राथमिकता बन गई। जिस चीज ने सब कुछ बदल दिया, वह एक पत्र था जो 4 जुलाई 1969 की रात को पाया गया था। पत्र में एक रहस्यमय संदेश और एक सिफर शामिल था जो जासूसी के लिए जासूसी का एक हस्ताक्षर बन गया। सिफर, जिसे Z340 कहा जाता है, एक जटिल श्रृंखला थी जिसमें अक्षर और चिन्ह शामिल थे जो मामले का एक सबसे जटिल और निराशाजनक पहलू साबित हुआ। पुलिस और पेशेवर सिफर विद्या वाले लोगों ने वर्षों तक कोड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह अनसुलझा रहा। Z340 सिफर जासूसी के लिए जासूसी की पहचान का एक परिभाषित पहलू बन गया। मुख्य संदिग्धों में आर्थर ली एलन, एक दोषी से बच्चा दुष्कर्मी, और रिचर्ड गायकोस्की, एक पत्रकार शामिल थे जिन्होंने एक परेशानी भरा अतीत था। दोनों लोगों को कोड और सिफर के प्रति एक आकर्षण के लिए जाना जाता था और वे दोनों अंततः पुलिस द्वारा जांच के अधीन थे। हालांकि किसी भी व्यक्ति को हत्याओं के लिए औपचारिक रूप से आरोपित नहीं किया गया था। एक अन्य संदिग्ध, रॉस सुलिवन, एक दोषी हत्यारे, को भी संदेह में लाया गया, लेकिन उनकी भागीदारी कभी साबित नहीं हुई। संदिग्धों की सूची बढ़ती गई जैसे मामला आगे बढ़ा, लेकिन जासूसी अभी भी लापता था। लाल बत्ती का संदेह आर्थर पार्सन्स नामक एक व्यक्ति के रूप में आया, जो पुलिस द्वारा मामले के शुरुआती चरणों में जांच के अधीन था। पार्सन्स एक पूर्व नौसैनिक थे जिन्हें मानसिक बीमारी के इतिहास के लिए जाना जाता था और उन्हें पुलिस ने कई बार पूछताछ की थी। हालांकि एक श्रृंखला के बाद झूठे नेताओं और मृत बिंदुओं के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पार्सन्स जासूसी नहीं थे। समय और संसाधनों